हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने बफर स्टार्ट कर दिया था भैया कि भाई बफर सॉल्यूशन क्या होता है, क्यों हमें बफर बनाने की जरूरत पड़ी, है ना। कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच आप थोड़ा सा अगर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करोगे, चाहे उसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करोगे, उसको डाइल्यूट करोगे, उसका खुला छोड़ोगे, है ना, ये सारे काम करने पर भी उसकी पीएच चेंज ना हो तो जो सॉल्यूशन जो है वो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। और बफर सॉल्यूशन जो है वो अपने लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा ब्लड जो है वो खुद एक बफर सिस्टम पर काम करता है। मैंने बताया था कि ब्लड में H2CO3 NaCO3 का बफर सिस्टम होता है, दोनों मिलकर ब्लड की पीएच को रेगुलेट करने का काम करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है भैया, देखो एसिडिक बफर जो होता है ना, मैंने आपको कहा था कि बफर दो तरीके का होता है, एक तो सिंपल बफर, एक मिक्स बफर। और सिंपल बफर इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता तो हम मिक्स बफर की ही बात करते हैं। मिक्स्ड बफर में भी आपको ये पता है कि जो दो तरीके का होता है, एक तो एसिडिक, एक बेसिक बफर। जो एसिडिक बफर होता है, मैंने कहा था सेम टू सेम कंसेप्ट जो है बेसिक बफर और एसिडिक बफर का, दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो हम यही है एसिडिक बफर की बात कर रहे थे। हमने कंडीशन देख ली थी कि कब बफर बनेगा, एसिडिक बफर कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। मैंने कहा था कि हमें रिएक्शन करवानी है एसिड और बेस की, और एसिड और बेस की रिएक्शन में अगर जो हम बोले कि अगर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, केवल स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो एसिडिक बफर बनेगा, है ना। अब देखो, इसके अलावा जो है वो हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी किए थे। अब हम जो आज बात करेंगे ना वो है भैया बफर एक्शन। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो जी, बफर एक्शन, ठीक है। क्या होता है बफर एक्शन, या आप इसको यूं बोल सकते हो कि द मैकेनिज्म ऑफ बफर इज नॉन एज बफर एक्शन। कहने का मतलब भाई बफर काम कैसे करता है, कि आखिर बफर में ऐसा क्या होता है कि वो अपनी पीएच को मेंटेन रहने देता है, उसकी पीएच चेंज नहीं होती। आखिर ऐसा है क्या बफर में, है ना, वो है ना, आखिर ऐसा है क्या सचिन में, लप्पू सा सचिन है यहाँ। बफर जो है ना वो लप्पू सा नहीं है भाई, बफर बहुत तगड़ी चीज है। आप इसको समझना जरा कि जो बफर है इसमें हम ये बोलेंगे कि हमारे पास एक तो होता है वीक एसिड, ठीक है, एक होता है इसका कॉन्जुगेटेड, इट्स कॉन्जुगेटेड। तो बफर में ये दो चीजें होती है, जैसे वीक एसिड इज He और साथ में इसका कॉन्जुगेटेड हो गया A-, ठीक है। तो होता यह है कि कोई भी बफर सॉल्यूशन है उसमें एसिडिक और बेसिक पार्ट दोनों होते हैं। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज एसिडिक पार्ट ऑफ बफर, दिस इज एसिडिक पार्ट, and this is conjugated base, then this is basic part of buffer। ठीक है, कि ये वाला जो है ये बफर का अम्लीय हिस्सा है, ये बफर का क्षारीय हिस्सा है, ठीक है। तो एसिडिक पार्ट और ये है बेसिक पार्ट, तो दोनों हिस्से हैं। अब मान लो आपने जो है वो थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड अगर आपने ऐड किया, थोड़ा सा H+ ऐड किया, है ना, कि इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ इज एडेड, ठीक है, कि अगर आपने थोड़ा सा H+ ऐड कर दिया, थोड़ा सा, बहुत ही कम, ठीक है, तो इस केस में देखो क्या होगा कि H+ है, ये तो एसिड है, तो बफर का जो बेसिक पार्ट है ना, A-, ये क्या करेगा, जो H+ आपने ऐड किया, क्योंकि H+ का मतलब क्या है H3O+, तो इस H+ के साथ इंटरेक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया जी Ha+ और साथ में H2O में। ध्यान दो जरा कि आपने H+ मिलाया और ये जो है वो उस H+ को क्या कर गया, खा गया, और जैसे ही जो आपने H+ मिलाया A- H+ को जो क्या कर गया, खा गया, यानी एक तरीके से H+ को वापस से खत्म कर दिया, इसने न्यूट्रल कर दिया, तो पीएच जो वो चेंज होगी क्या, पीएच चेंज नहीं होगी। या आप ये कहो कि इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ OH- इज एडेड, आपने बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है वो OH- का ऐड किया, ठीक है, थोड़ा सा बेस मिला दिया, तो इधर जो है वो एसिडिक पार्ट बैठा है Ha, और ये क्या करेगा OH के साथ इंटरेक्ट करके तुरंत जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा A- और साथ में जो है किसमें, H2O में, ये रिएक्शन होगी। तो एसिडिक मिलाया या एसिड अगर मिलाया तो एसिड को जो है इसने क्या कर दिया, चट कर दिया, तुरंत खा गया। एसिड जो H+ आपने मिलाया था वो खत्म हो गया, और H+ मिलाया खत्म हो गया, तो हम ये बोलेंगे कि एक तरीके से जो है वो क्या हो गया है कि भैया H+ मिलाते खत्म हो गया, पीएच चेंज होगी क्या, नहीं होगी। और ऐसे ही OH मिलाया, OH मिलाते खत्म हो गया, पीएच चेंज होगी क्या, नहीं होगी, है ना। तो ये कारण है कि आप बफर में कुछ भी ऐड कर दो, थोड़ा सा H+, हाँ बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो, कल भी मैंने बताया था कि भाई अकड़ कितनी, औकात अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, और H+ जो है वो भी क्या है, औकात अनुसार, के थोड़ा सा
या थोड़ा सा OH माइनस, है ना, बहुत ही कम मिलाना है। अगर बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा मिला दोगे तो उस केस में तो जो है वो हम बोलते हैं कि भाई पीएच चेंज होनी होनी है, कि 1 लीटर बफर लिया और बाल्टी भर के जो है उसमें एसिड मिला दिया तब तो पीएच चेंज होगी होगी, है ना। ऐसे ही 1 लीटर बफर लिया, बाल्टी भर के जो है उसमें बेस मिला दिया तो भी पीएच चेंज होगी होगी, ठीक है। अब मैंने आपको ये कहा था कि बफर की पीएच आप डाइल्यूट अगर करोगे तो भी पीएच चेंज नहीं होगी। तो डाइल्यूट करने पर पीएच चेंज क्यों नहीं होती है? पहली बात तो ये है कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं ना केमिस्ट्री में, या प्रैक्टिकली हम जब भी डाइल्यूट करते हैं, ऐसा नहीं कि अचानक से बहुत सारा पानी मिला दिया, हम डाइल्यूट करते हैं भैया ड्रॉप बाय ड्रॉप करके, बहुत ही कम छोटा छोटा अमाउंट जो है उसमें ऐड करते हैं। और आप जब इसको डाइल्यूट करोगे ना तो आप बहुत ही कम अमाउंट इसको जो है वो क्या करोगे, बहुत ही कम अमाउंट ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको डाइल्यूट करोगे, तो पीएच चेंज जो है वो इतना ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज इतना ज्यादा नहीं होता उस केस में, ठीक है। इसको हम आगे जो मैथमेटिकली भी प्रूव कर देंगे कि डाइल्यूशन पर भी पीएच चेंज नहीं होगी। चलो ठीक है, ये तो सारी बातें हुई, बफर एक्शन जो है वो हो गया, ठीक है। अब हमें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बफर की पीएच कैलकुलेट करनी है ना, तो स्टार्ट करते हैं पीएच ऑफ एसिडिक बफर। देखिएगा पीएच ऑफ एसिडिक बफर बहुत ही जरूरी पॉइंट है, क्वेश्चंस वगैरह यहां से पूछे जाते हैं। एसिडिक बफर की पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने कहा कि एसिडिक बफर में जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, वो हमारे पास एसिड है, वीक एसिड, और साथ में इसका कॉन्जुगेटेड। और अगर आप पीएच कैलकुलेट करना चाहते हो तो पीएच के लिए हमें क्या चाहिए, हमें तो जरूरत है भैया जी H प्लस की। और H प्लस कहां से आएगा, इसी वीक एसिड का आयनाइजेशन से H प्लस मिलेगा आपको। तो मैं इस वीक एसिड का आयनाइजेशन करवा रहा हूं, देखो Ha टूटा टूटा कुछ ऐसे टूटा, H प्लस और A माइनस पे टूटा, ठीक है, ऐसे ही आयनाइज होगा। अब इसके लिए अगर मैं लिखूं Ka, तो द एक्सप्रेशन ऑफ Ka इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ha, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब यहां से काम करता हूं, मैं H प्लस की कंसंट्रेशन जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूं। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू Ka इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Ha डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस। चेक करो जरा, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। अब H प्लस की कंसंट्रेशन इतनी आई है तो एक काम करते हैं, H प्लस आ गया तो दोनों तरफ लॉग लेके इसको पीएच में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहां पर इसको जो है वो लॉग लूंगा, तो दिस विल बी लॉग H प्लस एंड दिस इज लॉग Ka इनटू Ha डिवाइड बाय A माइनस। देखो दिस इज लॉग A इंटू बी, और लॉग A इंटू बी को हम कुछ यूं लिख सकते हैं, लॉग H प्लस इज इक्वल टू लॉग Ka प्लस लॉग Ha डिवाइड बाय A माइनस। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। दोनों तरफ पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka एंड ये हो जाएगा क्या, माइनस लॉग Ha डिवाइड बाय A माइनस। अब देखना ध्यान से कि माइनस लॉग H प्लस ये क्या होता है, पीएच होता है, ठीक है भैया, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka ये होता है pKa, ठीक है। और ध्यान से देखो, इस माइनस को मैं प्लस करके इन दोनों को आपस में चेंज कर सकता हूं, तो मैंने इसको ऐसा कर दिया pKa प्लस लॉग दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ha माइनस, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारे पास पीएच का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखो कि ये जो फॉर्मूला है ना पीएच का, इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इन जनरल हम ये बोलेंगे कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग A माइनस। व्हाट इज A माइनस? देन A माइनस इज कॉन्जुगेटेड एसिड और दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कि जो भी सॉल्ट है हमारे पास, कि वीक एसिड ले रखा है, साथ में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट ले रखा है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, लॉग दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। मैं जनरलाइज फॉर्म में इसको यूं लिख सकता हूं, और आपको यही ध्यान में रखना है, दिस इज फॉर एसिडिक बफर, ये एसिडिक बफर के लिए है, ठीक है। ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, ये दोनों इक्वेशंस, ठीक है, इनको हम बोलते हैं भैया जी हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन्स इक्वेशन। applicable only when the ratio of salt upon acid is 1/10 to 10/1, ठीक है भैया। ये जो इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन,
और ये इक्वेशन तभी लागू होती है, तभी एप्लीकेबल होती है जब सॉल्ट अपॉन एसिड का जो रेशियो है ना, ये दिस रेशियो इज फ्रॉम 0.1 टू 10। ठीक है, तो इस रेशियो की वैल्यू होनी चाहिए 0.1 से लेके 10 तक इसकी वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये एप्लीकेशन, तभी ये इक्वेशन लागू होगी। कहने का मतलब ये है, आप इसको यूं समझना कि हम ये बोलते हैं कि भैया वीक एसिड और इसके कॉन्जुगेटेड को मिलाओगे तो बफर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो आए आपने दोनों को मुंह उठा के किसी भी रेशियो में मिला दिया ना। आप अगर जो रेशियो रखोगे 0.1 से लेके 10 के बीच में, अगर ये रेशियो इतना है, तब तो जो है हम ये बोलेंगे कि बफर बनेगा, तब तो वो सॉल्यूशन बफर की तरह काम करेगा। कि अगर सॉल्ट और एसिड को आपने 0.1 से लेके 10 के रेशियो में मिलाया है, तब तो वो बफर की तरह काम करेगा। अदरवाइज और किसी रेशियो में मिला दिया, मान लो आपने सॉल्ट तो 11 हिस्सा तो जो है वो सॉल्ट का ले लिया और 1 हिस्सा आपने एसिड का ले लिया, तो वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, वो बफर की तरह काम नहीं करेगा। अगर रेशियो इससे बाहर या इससे कम हो गया ना, तो इस केस में बफर नहीं बनेगा, वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। उसमें H+ या OH- ऐड करोगे तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी, उसकी पीएच बदल जाएगी। ये है कि हम बोलते हैं कि हेंडरसन इक्वेशन या pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये तभी एप्लीकेबल है जब कंसंट्रेशन की रेंज क्या हो, 1/10 से 10/1, इस रेंज में अगर कंसंट्रेशन है तो ही ये चीज एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये है। अब देखना जरा, यहीं से हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि चलो भाई, ये तो मान लिया कि हर एक रेशियो में या कैसे भी मिलाने से बफर नहीं बनता है। बफर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रेंज में ही बफर बनता है। कहने का मतलब, आप अगर एक पर्टिकुलर रेंज रखोगे सॉल्ट और एसिड के कंसंट्रेशन की, तो ही बफर बनेगा, अदरवाइज बफर तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है। यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है भैया जी, बफर रेंज, है ना, या पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर। ध्यान से देखना ये क्या है। ठीक है, एसिडिक बफर की पीएच रेंज क्या है। आप यूं सोचो कि ये जो हमारे पास एक सॉल्यूशन बन रहा है ना, या फिर हमने जो एक कंडीशन यहां पर रख दी है कि ये तभी लागू है जब सॉल्ट अपॉन एसिड ये 1/10 से लेके 10/1 तक हो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इफ सॉल्ट अपॉन एसिड, मान लो आपने कोई बफर सॉल्यूशन बनाया और उसमें सॉल्ट अपॉन एसिड ये कंसंट्रेशन कितनी ले रखी है, 1/10 ले रखी है। तो इस केस में मैं बोलूंगा pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, कितना, 1/10, ऐसा ही है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 1/10 की मतलब 10⁻⁻1 और -1 आएगा तो pH विल बी pKa -1, तो ये हमारे पास pH आएगी। ठीक है, फिर एक बार हम एक काम करते हैं, मैं ये ले लेता हूं सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन का रेशियो, मैक्सिमम रेशियो ले सकता हूं 10/1, दिस इज मिनिमम रेशियो एंड दिस इज मैक्सिमम रेशियो। ठीक है, तो ये मैं ले सकता हूं 10/1, तो pH इस केस में आएगा हमारे पास pKa प्लस लॉग 10/1 एंड लॉग 10 इज 1, तो हमारे पास pH आई कितनी, pKa प्लस 1। अब ध्यान से देखो, अगर एक pH रेंज हम देखें तो pH रेंज इज pKa प्लस -1, दिस इज द pH रेंज ऑफ एसिडिक बफर। देखो जरा इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट इन दोनों को मिला के एक बफर तैयार किया। अब इस बफर की pH रेंज क्या हो सकती है, तो इसका pKa ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.74, तो pH रेंज हो गई 3.74 टू 5.74, ये pH रेंज आ गई। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपने मान लो एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट को मिलाकर एक ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया कि उस सॉल्यूशन की पीएच अगर इस रेंज में आ रही है 3.74 से लेके 5.74 तक, अगर उसकी पीएच आ रही है तब तो वो बफर की तरह काम करेगा। अगर पीएच मान लो इससे ज्यादा हो गई या पीएच इससे कम हो गई तो वो सॉल्यूशन बफर नहीं है। फिर अगर आप उसमें थोड़ा सा H+ या थोड़ा सा OH- ऐड करोगे तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन हमारा बफर तभी इफेक्टिव होगा जब बफर की पीएच की वैल्यू जो है वो 3.74 से लेकर 5.74 के बीच में होगी। आपने दोनों को मिलाया और आप चाहते हो कि ये बफर बने,
तो उसकी पीएच जो है वो इस रेंज में होनी चाहिए। जो भी सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसकी पीएच इस रेंज में होनी चाहिए। इससे बाहर गया तो भी वो बफर नहीं होगा, एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। और इससे कम है अगर पीएच तो भी वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, वो बफर सॉल्यूशन नहीं होगा। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। दिस इज ऑल अबाउट पीएच रेंज। क्लियर है बात? फिर भैया देखो एक यहीं पर हमारे पास और छोटा सा कंसेप्ट निकल के आता है पीएच रेंज के बाद में, कि भाई कंडीशन ऑफ बेस्ट बफर, ठीक है, फॉर बेस्ट बफर। बेस्ट बफर, ये बेस्ट बफर क्या होता है? ठीक है भैया, बेस्ट बफर होता है एक ऐसा बफर जो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ काम करे, मैक्सिमम पावर के साथ काम करे, यानी कि पूरी ताकत के साथ पीएच चेंज होने को रेजिस्ट करे। कि भाई पूरी ताकत लगा दो, हम बोलते हैं पूरी ताकत लगा दो पढ़ने में, ठीक है, तो पूरी ताकत लगा दी पढ़ने में, ऐसे बफर जो है ना अपनी पूरी ताकत लगा देगा, पीएच को चेंज नहीं होने देगा। तो अगर आप चाहते हो कि बेस्ट बफर बने, बफर अपनी मैक्सिमम पावर के साथ काम करे, पीएच आसानी से ना बदले, तो इसके लिए आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो लेना पड़ेगा 1:1, ठीक है। और अगर आप ऐसा लेते हो तो pH इक्वल टू pKa प्लस log salt upon acid 1/1, log 1 is 0, then pH will be equal to pKa। अगर जो है वो हम बेस्ट बफर की बात करें ना, तो बेस्ट बफर में सॉल्ट अपॉन एसिड का ये जो रेशियो है ये कितना होना चाहिए? ये 1/1 होना चाहिए। और इस केस में pH इक्वल टू pKa के इक्वल आएगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दे रखे कि pH pKa के इक्वल है और बफर सॉल्यूशन है, तो वहां पर समझ जाना ये बफर कैसा है? बेस्ट बफर है। ये अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ क्या करेगा? एक तरीके से pH को रेजिस्ट करने का काम करेगा। क्लियर है बात? ये बफर के बारे में कुछ जरूरी चीजें थी, है ना। अब हम आते हैं कि भैया यहां से न्यूमेरिकल्स वगैरह या क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं, हमें तो ये चीज समझनी है। अब ध्यान से देखना कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो इसको तो मैं मिटा रहा हूं क्योंकि सारी चीजें हमने देख ली है। एक और चीज हमें पढ़नी है बफर कैपेसिटी, वो हम आगे बात करेंगे, पहले इस पर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। देखिए जो कंसेप्ट एसिडिक बफर का है ना, ठीक वही कंसेप्ट बेसिक बफर का है, ठीक है। क्या एसिडिक बफर में जैसे कैलकुलेशन आ रही है वैसी ही कैलकुलेशन जो किसमें रहेगी? बेसिक बफर में रहेगी। अगर यहाँ पर H प्लस है तो वहां पर क्या हो जाएगा? OH माइनस हो जाएगा। यहाँ पर PH है तो वहां पर POH हो जाएगा। PKA है तो PKB, KA की जगह KB, बस इतना ही चेंज आना है। और ये काम हम पूरे चैप्टर में बार बार करते आए भी हैं, ठीक है। कि एसिड और बेस के लिए कैलकुलेशन क्या रहती है? सेम रहती है, बस कुछ चीजें बदल जाती है। देखो हाँ जी, स्टार्ट करते हैं कि एक जैसे सिंपल सा क्वेश्चन हम लेते हैं सबसे पहले, है ना। आपको मैंने बोला कि कैलकुलेट द pH of a mixture of 0.2 molar 100 ml CH3COOH, ठीक है, and 0.15 molar 100 ml NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन। फिर आपको बोला है कि इफ pKa of CH3COOH is 4.74, ठीक है। ध्यान से देखना कि पहली बात तो ये कि क्वेश्चन में कहीं पर बोला नहीं गया कि ये एक बफर सॉल्यूशन है, और अगर बोला नहीं गया तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि सेम टू सेम लैंग्वेज जो है बन सकती है किसमें? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में। कि यहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में डेटा कैसा गिवन है। तो इसी क्वेश्चन में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, इसी क्वेश्चन में बफर बन सकता है। कंडीशन ये है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि किसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कम है और किसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, ठीक है। जैसे आप देखो, मैंने आपको ये भी कहा था कि जब भी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा कोई भी किसी भी तरीके का सॉल्यूशन अगर आपको देता है,
या किसी भी तरीके की दो चीजों को मिलाता है जो आपस में रिएक्शन कर सके, सबसे पहले रिएक्शन करवाओगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रिएक्शन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक तो है हमारे पास CH3COOH, एक इसमें है हमारे पास क्या NaOH। रिएक्शन जब होगी तो बनेगा CH3COO और साथ में Na और साथ में जो क्या बनेगा वाटर। देखो जरा कि ऐसा ही होगा। अब इसमें क्या चीज गिवन है आपको भैया जी, गिवन ये है 0.2 मोलर और 100 ml, इसका गिवन है 0.15 मोलर और ये भी है 100 ml। एक काम करते हैं, इनके मिलीग्राम इक्विवेलेंट हम चेक करते हैं। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट इसके कितने 0.2 इंटू 100, तो इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गए 20। 0.15 इंटू 100, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गए कितने 50। ध्यान से देखो कि दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, कि when only strong component is limiting reagent then this will be the case of buffer solution। कि अगर केवल strong component limiting reagent है तो ये केस होता है मेरे भाई बफर सॉल्यूशन का। आपको बफर का कंसेप्ट लगाना होता है, पीएच बफर के तरीके से कैलकुलेट करनी होती है। इफ बोथ द गिवन कंपोनेंट्स आर लिमिटिंग reagent then this will be the case of salt hydrolysis। कि अगर दोनों के दोनों गिवन कंपोनेंट जो लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये केस होगा किसका, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आप देखो जरा कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया, कंप्लीटली खत्म। इसका ध्यान से देखना, ये 5 बच जाएगा, इसका 5 बच गया। फिर आप इसको ध्यान से देखो, इसका 5 बच गया और इसके मैं बोलूंगा फॉर्म्ड मिलीग्राम इक्विवेलेंट, फॉर्म्ड मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ध्यान से देखना कि इसके कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट बचेंगे, तो मेरे भाई इसके बनेंगे, ये 15 थे ना, तो इसके 15 से इसके कितने बनेंगे 15। तो फाइनल सॉल्यूशन में फाइनल सॉल्यूशन, तो फाइनल सॉल्यूशन कंटेन्स CH3COOH, दिस इज एसिड, एंड CH3COONA, दिस इज कॉन्जुगेटेड बेस। तो इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट तो कितने आए 5 और इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, इसके हैं 15। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन में आप देखो जरा कि एसिड के मिलीग्राम इक्विवेलेंट तो 5 है और इसके कितने हैं 15 है। अब ध्यान से देखना जरा कि हमें तो पीएच चाहिए, तो पीएच ऑफ एसिडिक बफर, ये ध्यान से देखो एक एसिडिक बफर बन रहा है ना, और एसिडिक बफर बन रहा है तो हम बफर का कंसेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पर। तो पीएच इक्वल टू मैं ये बोलूंगा pKa प्लस लॉग, ऊपर तो आएगा सॉल्ट है ना, और नीचे हमारे पास क्या आएगा एसिड की कंसंट्रेशन। वैल्यूज रखते हैं, pH इक्वल टू pKa इज 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट। ध्यान से देखिएगा सॉल्ट की कंसंट्रेशन। अब यार ये तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, तो अब इससे कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, लेकिन भैया जरूरत नहीं है। ध्यान दो कि यहां पर जो अपने पास कंसंट्रेशन है ना इनकी, ये रेशियो में है, और कंसंट्रेशन अगर आप ये कहो कि रेशियो में है तो इस केस में अगर वॉल्यूम आएगा हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम से इसको डिवाइड करेंगे कि नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। तो नॉर्मलिटी मान लो n है, वॉल्यूम जो वो टोटल वॉल्यूम कितना 200 इज इक्वल टू 15, तो 15/200 इसके लिए कितना आएगा 5/200, तो वॉल्यूम तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में आप डायरेक्टली जो भी सॉल्ट और एसिड है इनके मिलीग्राम इक्विवेलेंट काम में ले सकते हो। मैं डायरेक्टली रख देता हूं, तो ये आया 15, ये आया कितना 5, ये कैंसिल 3, लॉग 3 की वैल्यू जो है वो अपने पास हो जाती है कितनी 0.47। क्लियर है बात। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1, और ये जो है वो अपने पास कितना आ गया 2, और ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 5.21। दिस विल बी द पीएच ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन। तो ये इस बफर सॉल्यूशन की पीएच होगी। ध्यान से देख लो 5 पॉइंट कितना आ रहा है 21 के अप्रोक्स आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ ले। और देखना जरा कि क्वेश्चन जो है और कितने तरीके के बन सकते हैं, है ना। हमारे पास बफर में एक ही फॉर्मूला है कि pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, ध्यान से देखना। सेम कंसेप्ट का एक और क्वेश्चन, बस उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। हाँ जी, देखो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको मैंने ये दिया है, when 0.1 मोलर 100 ml HCN is mixed with
0.1 मोलर VmL ऑफ NaOH, ठीक है, NaOH, देन ए बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 5, pH इक्वल टू 5 इज फॉर्म्ड, ठीक है। आपको ये बोला कि इफ द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HCN इज, ये जैसे वैल्यू आपको दे दी 4 into 10 to the power minus 5, then calculate the value of V, ठीक है। तो आपको जो है V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कहने का मतलब इनिशियली जो NaOH अपने पास था ना, इस NaOH का कितना वॉल्यूम हमने काम में लिया, आपको ये चीज बतानी है। स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो कि मैंने आपको वही बात क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा कोई भी ऐसा मिक्सचर दे दे जहां कंपोनेंट्स आपस में रिएक्शन करते हो, तो आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है, रिएक्शन करवानी है। हम करवाते हैं रिएक्शन। देखो जी कि मैं ये बोलूंगा रिएक्शन करवाऊंगा तो HCN और ये है NaOH, रिएक्शन में क्या बनेगा, NaCN बनेगा और साथ में H2O बनेगा। गिवन ये है, गिवन इसका 0.1 मोलर और 100 ml, और इसका भी 0.1 मोलर और इसका कितना है VmL है, ठीक है। एक काम करते हैं, मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। मिलीग्राम इक्विवेलेंट तो 0.1 into 100, मिलीग्राम इक्विवेलेंट इज 10, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट 0.1 into V, देन दिस विल बी 0.1 V। और क्योंकि आपको बोल रहा है कि बफर बन रहा है, तो बफर में केवल स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट होता है, तो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये हो जाएगा 0। मुझे बताओ इसका बचेगा कितना, 10 minus 0.1 V, इतने बच गए इसके। मुझे बताओ इसका बनेगा कितना, इसके फॉर्म्ड मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो दिस विल बी 0.1 V, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे। तो आप देखो फाइनल सॉल्यूशन में, तो फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें आ गई। एक तो आ गया HCN जो कि एसिड है, साथ में मिल गया इसका कॉन्जुगेटेड या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गए 0.1 V और इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गए 10 minus 0.1 V। अब हमें तो V कैलकुलेट करना है ना, तो अब आप pH का फॉर्मूला लगाओ बफर के लिए, एसिडिक बफर के लिए pH इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। तो ध्यान से देखो Ka ये गिवन है 4 into 10 to the power minus 5, तो मुझे बताओ pKa कितना हो जाएगा, 5 minus log 4, यानी कि pKa is 4.4, ये pKa की वैल्यू आ गई। कितने pH का सॉल्यूशन बनाना है, 5 का बनाना है। pKa की वैल्यू आ गई 4.4 प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड। ध्यान से देखो इसको माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास वैल्यू आई log सॉल्ट अपॉन एसिड इज इक्वल टू 10 टू द पावर, या फिर आप यूं कहो कि ये आ गया 0.6, ठीक है। क्या माइनस करूंगा तो 0.6 आएगा, log हटाओगे तो ये वैल्यू चलेगी 10 की पावर में। और मुझे बता दो 10 टू द पावर 0.6 इसकी वैल्यू कितनी होती है। भैया ये मैंने आपको log में इसी का मतलब बताया था। log का मतलब मैंने log के लिए पूरी एक क्लास दी है आपको, अब देख लेना, शायद दूसरी या तीसरी क्लास होगी तो वो जाके देख लेना, मैंने log का मतलब समझा रखा आपको। तो 10 की पावर 0.6 की वैल्यू होती है कितनी, 4 अप्रोक्सीमेटली। तो मेरे पास सॉल्ट अपॉन एसिड ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो आ गया कितना, 4/1। अब आप यहाँ पर देखो सॉल्ट तो कितना है 0.1 V, रखो वैल्यू 0.1 V डिवाइड माइनस 10 minus 0.1 V इक्वल टू कितना, 4/1। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये तो कितना आया 40 इज इक्वल टू 40 माइनस 0.4 V इज इक्वल टू 0.1 V, तो हमारे पास 40 इज इक्वल टू 0.5 V, V इज इक्वल टू ये आ गया 400 डिवाइड बाय कितना 5, तो 80 ml। ये लो जी, यही आंसर है कि भाई आपको अगर इस तरीके का कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है ना, जहां पर इसकी pH 5 हो और इसका 0.1 मोलर लेना हो और इसका 100 ml 0.1 मोलर लेना हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर NaOH का जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है इसका वॉल्यूम कम से कम कितना लेना पड़ेगा, कम से कम 80 ml तो वॉल्यूम इसका लेना ही पड़ेगा। 80 ml वॉल्यूम लोगे तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी और ये इस तरीके का बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है, तो ये है। और देखो जरा कि क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है, हमें तो यही समझना है, इस पर खूब प्रैक्टिस करनी है हमें, क्योंकि बफर का जो टॉपिक है ना ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहले हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, और ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके का क्वेश्चन यहाँ एसिडिक बफर से बनता है ना, ठीक वैसा ही क्वेश्चन जो है वो बेसिक बफर से बनेगा। बस वहां पर चीजें जो है वो कुछ चीजें बदल जाएगी, पीएच की जगह पीओएच, के की जगह केबी, पीके की जगह क्या आ जाएगा पीकेबी, ये सारी चीजें जो है वो बदल जाएगी, बाकी सब कुछ क्या रहेगा सेम ही रहेगा। देखिएगा हमारे पास ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है एसिडिक बेसिक बफर में, ठीक है ना। तो भैया देखो इसी कंसेप्ट पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे आपको क्वेश्चन ये दिया है कि व्हेन 0.1 मोलर 100 ml of weak acid HA is mixed with आपको दे दिया 0.05 मोलर, ठीक है, 200 ml, या इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, 200 ml of NaOH, then pH of solution was 4.2, ठीक है। then calculate the pH of solution, ठीक है, when 0.2 molar 200 ml of HA is dissolved in या is mixed with, ठीक है, is mixed with यहां आपको दे दिया 0.1 मोलर 150 ml of NaOH। देखो क्या आपको जो है इस तरीके का एक क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आपको बोला है कि पीएच कैलकुलेट करनी है ना। तो कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, के एक सॉल्यूशन दिया था वहां पर पीएच आपको गिवन थी, अब इसी सॉल्यूशन की पीएच से आपको दूसरे सॉल्यूशन के लिए पीएच कैलकुलेट करनी है। मैं वापस से अपनी बात बोल देता हूं कि भाई जब भी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा कोई भी कैसा भी सॉल्यूशन दे दे तो आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है, चाहे कैसा भी सॉल्यूशन दे। समझे बात को। जैसे एग्जांपल के लिए यहां हम रिएक्शन करवाते हैं, इसको तो हमें सॉल्व करना है, रिएक्शन करवाएंगे HA, है ना, जो इसने बोला है फर्स्ट केस, दो केस दिया है ना, तो फर्स्ट केस में हमने रिएक्शन करवाई, तो HA इज रिएक्टिंग विथ NaOH टू कन्वर्ट NaA, और साथ में क्या बनेगा अपने पास H2O बनेगा। इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन में देखना T इज इक्वल टू 0 पर, या गिवन मैं डायरेक्टली कर देता हूं, गिवन मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो पहले HA के मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 10, और दूसरी तरफ NaOH के मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ये भी ध्यान से चेक कर लो कितने आएंगे 10 ही आएंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है दोनों के दोनों मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए 10 आ गए। अब देखना ध्यान से कि ये भी लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट, और दोनों कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। मुझे बताओ इसके फॉर्म्ड मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, फॉर्म्ड मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो इसके फॉर्म्ड मिलीग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास होंगे कितने 10, कि इसके 10 इसके 10 और इसके कितने बने 10, क्योंकि सबके मिलीग्राम इक्विवेलेंट क्या होने सेम ही होने। अब ध्यान से देखो, जब दोनों के दोनों कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये होता है केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ये एक तरीके से सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का केस होता है। इसको मैं थोड़ा सा ठीक करूंगा कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन वाज 4.2 की जगह, क्योंकि जो है ना डेटा थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो आप, 4.2 की जगह इसको कर दो 8.2, ठीक है, अब ठीक रहेगा। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 8.2 थी, इस केस में जो है सॉल्यूशन की पीएच कितनी 8.2। ध्यान रखना सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में। अब ये सॉल्ट कैसा है, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट की पीएच 7 से क्या होनी चाहिए ज्यादा, तो यहां से 7 प्लस मैं पीएच अगर कैलकुलेट करूंगा तो पीएच कैलकुलेट करने का तरीका क्या बताया था, 7 प्लस हाफ, और यहां आएगा pKa प्लस लॉग, और ये क्या है C, ठीक है। तो एक काम करते हैं वैल्यूज रखते हैं, दिस इज 8.2, दिस इज 7 प्लस हाफ,
एंड pKa प्लस log C। एक काम करते हैं, पहले तो C की कंसंट्रेशन मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकालते हैं, और ये निकालने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके लिए नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका 100 और इसका 200, टोटल वॉल्यूम इज 300 इज इक्वल टू 10, तो नॉर्मलिटी हमारे पास आ गई 10 बाय 300 यानी 3.33 इंटू 10 टू द पावर -2, दिस इज नॉर्मलिटी। और क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है तो नॉर्मलिटी और मोलिटी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो यहां पर मैं वैल्यू रखूंगा कितनी, 3.33 इंटू 10 टू द पावर -2। अब देखो एक काम करते हैं, हम यहां से इसका pKa निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में pKa की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो इसको सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा 1.2 इज इक्वल टू 1/2। pKa कैलकुलेट करना चाहते हैं, प्लस log 3.33 इंटू 10 टू द पावर -2। देखो कि वैल्यूज अगर गिवन ना हो तो हमें तो अप्रोक्सीमेशन से इसको सॉल्व करना होता है। अभी हम कर लेते हैं, देखो जरा कि हमारे पास है log 3.33 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं log 3.33 माइनस 2 log 10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log a इंटू बी को हम log a प्लस log b लिखेंगे, और फिर ये log 10 टू द पावर 2, तो पावर कहां आ जाएगी, सामने आ जाएगी। अब log 3 की वैल्यू हमारे पास 0.47, log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 की वैल्यू होती है 0.60, और ये 3.33 है, तो अप्रोक्सीमेटली इसको कितना ले लें हम, 5.2 के आसपास ले लेते हैं, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 5.2 के आसपास। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 1.48, चेक कर लो जरा, है ना। अप्रोक्सीमेशन से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। और अगर मान लो क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई डेटा गिवन है तो आपको वो डेटा काम में लेना है, इसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, यहां पर हम वैल्यूज रखते हैं, तो ये आ गया 2.4 इक्वल टू pKa हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 1.48, तो pKa की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये इधर आएगा तो 2.4 प्लस 1.48, है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, 3.88, ये लो जी, हमारे पास एसिड का pKa आ गया, कि जो भी एसिड आपको दे रखा था ना Ha, इसका pKa आ गया। अब आपको क्या करना है, सेकंड केस में pH कैलकुलेट करनी है, और सेकंड केस ऐसा है कि 0.2 और 200 ml मिक्स कर रहा है, 0.1 और 150 ml के साथ। तो देखना जरा केस सेकंड, ये कहता है कि रिएक्शन पहले करवाओ, तो Ha प्लस NaOH इज कन्वर्टिंग इनटू NaA प्लस साथ में H2, ठीक है। केस सेकंड में हम जो है ये कैलकुलेट करवाते हैं, मतलब एक तरीके से मिलीग्राम इक्विवेलेंट इनके चेक कर लेते हैं। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मुझे बताओ HAA के मिलीग्राम इक्विवेलेंट, या फिर आप ये कहो कि एसिड के मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो कितने आ गए 40, तो ये तो आए कितने 40, ठीक है। NaOH के मिलीग्राम इक्विवेलेंट देख लो जरा कितने आएंगे, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ रहे हैं कितने 15, तो इसके आए 15। भैया जी NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरा 0 हो जाएगा। मुझे बताओ इसके बचेंगे कितने, 25 बच गए, और इसके बनेंगे कितने, इसके 15 बन गए। ध्यान से देखो, जब स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, केवल स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट होता है तो हम काम में लेते हैं केस ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब ये तो कोई काम का है नहीं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मिटा रहा हूं। सॉल्व करने के लिए जो है मैं इधर इसको सॉल्व कर रहा हूं ये बन गया केस ऑफ बफर। अब हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन बन चुका है जिसमें दो चीजें हैं, एक तो Ha है, साथ में क्या है NaA। इसका तो कितना है 25, और इसका कितना है हमारे पास 15, ठीक है। और ध्यान से देखो कि यह सॉल्यूशन एक एसिडिक बफर है, कि वीक एसिड और साथ में इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाकर बनाया गया सॉल्ट, ठीक। ये एक एसिडिक बफर है, और एसिडिक बफर के लिए हमें pH कैलकुलेट करनी है, तो pH इक्वल टू क्या बताया था, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, यही तरीका बताया था। तो अब देखना जरा कि pKa तो कितना दे रखा है, pKa इज 3.88, ये वैल्यू आई, प्लस लॉग, मैंने आपको कहा था कि सॉल्ट अपॉन एसिड, यहां कंसंट्रेशन की जगह डायरेक्टली आप मिलीग्राम इक्विवेलेंट काम में ले सकते हो। क्यों, क्योंकि भैया यहां पर वॉल्यूम क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है, तो ये अपने पास आएगा 15 बाय कितना 25। ध्यान से देखो, ये आ गया हमारे पास 3/5, 3/5 log 3 माइनस log 5, log 3 हो गया माइनस का मतलब log 3 हो गया 0.47, log 5 हो गया कितना 0.7, तो 0.47 और माइनस का आ जाएगा कितना 0.23, तो इसमें से माइनस कर दो आप कितना 3.88 माइनस का 0.23, ठीक है। तो अगर आप ये इसमें से माइनस कर दोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3. ये तो आ गया कितना 6.5। दिस इज द pH ऑफ फाइनल सॉल्यूशन व्हेन दिस एंड दिस सॉल्यूशन वाज मिक्स्ड। तो देखो, एक ही क्वेश्चन में आपको सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का कंसेप्ट बना के दे दिया, इसी क्वेश्चन में आपको जो है pH का या बफर का कंसेप्ट बना के दे दिया, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो भी आपको दे सकता है। उम्मीद करता हूं मेरी बात ये समझ में आ गई होगी।
अभी देखो इस पर और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसी में जो है वो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे भैया एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया इसी के जैसा, आपको खुद को सोचना है कि क्या कंडीशन होगी, है ना। लैंग्वेज सेम है, क्योंकि मैंने कहा ना कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और बफर दोनों ही क्वेश्चन में आपको ये कभी मेंशन करके नहीं देगा कि आपको सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करवाना है या बफर का कंसेप्ट लगाना है। आपको तो केवल जो है वो ये बताएगा, एक क्वेश्चन देगा, आपको खुद को चूज करना पड़ेगा कि वहां सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस लगाए या फिर बफर लगाए, ठीक है ना। तो आप समझो जरा कि जैसे एक और क्वेश्चन इस पर हम लेते हैं ऐसा ही। व्हेन 0.1 मोलर 100 ml C6H5COOH and 0.1 molar 50 ml KOH solutions are mixed, then pH of solution was found 4.2, ठीक है। if 200 ml of 0.1 molar C6H5COOH and 150 ml of 0.2 मोलर, ठीक है, या 0.1 मोलर, इसको जो है, हाँ ठीक है, 0.1 मोलर KOH are mixed, then calculate the pH of resulting solution, ठीक है। तो अब आपको इस केस में क्या करना है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करनी है। देखो जरा कैसे करेंगे, क्या सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था जो हमने किया। अब आप डेटा से चेक करो कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि लैंग्वेज सेम है, बस डेटा थोड़ा सा बदल दिया कि मोलरिटी और वॉल्यूम बदल दिया तो पूरा कंसेप्ट बदल जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आप यहां पर देखो जरा कि इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस ऐसा है कि फर्स्ट केस हमारे पास एक तो है C6H5COOH और साथ में आपको दे रखा है KOH, रिएक्शन होगी C6H5 और COOK और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब यहां पर गिवन मिलीग्राम इक्विवेलेंट हम चेक कर देते हैं, गिवन मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो आपको कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट गिवन है, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट है कितने 10 और इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट है देखो कितने 5। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, पूरा खत्म, इसके 5 बच गए और इसके 5 बन गए, ठीक है। आप देखना फाइनल सॉल्यूशन, तो मैं ये कहूंगा कि इन फाइनल सॉल्यूशन दो चीजें हैं, एक तो C6H5COOH, एक C6H5COOK। फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास ये दो चीजें हैं, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 5 और इसके भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 5, दोनों के 5-5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। और फाइनल सॉल्यूशन में अगर दोनों के 5-5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है, मुझे बताओ ये कौन सा केस है। पहली बात तो ये बफर होगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट और ये दोनों फाइनल सॉल्यूशन में बच रहे हैं तो बफर है। और बफर भी कैसा, ये बेस्ट बफर है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ बेस्ट बफर। और पिछले वाले क्वेश्चन में यहीं पर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का कंडीशन बन रही थी, तो वहां से सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से हमने पीएच निकाली या पीकेए की वैल्यू निकाली। अब यहां से बेस्ट बफर बन रहा है तो पीएच किसके इक्वल आएगी, पीकेए के इक्वल आएगी। तो जो पीएच दे रखा है वो ही क्या है, पीकेए, यानी कि बेंजोइक एसिड का पीकेए आ गया अपने पास कितना 4.2। अब सेकंड केस जो है वो हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं। देखो जरा सेकंड केस अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, चेक करते हैं। वही तरीका कि हमारे पास तो लिमिटिंग रिएजेंट हमें कैलकुलेट करना है। देखो हमें तो लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है सेकंड केस में, उसी के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है या फिर बफर है, ठीक है। तो आप सेकंड केस में देखना, सेकंड केस रिएक्शन करवाऊंगा C6H5COOH
और साथ में कौन है KOH। तो रिएक्शन जब होगी तो C6H5COOK और साथ में क्या बना H2O। मिलीग्राम इक्विवेलेंट चेक करते हैं, मिलीग्राम इक्विवेलेंट जो भी आपको गिवन है। देखो सेकंड केस में जो इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट तो कितने आ गए, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम कितने आएंगे 20, और सेकंड केस में इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गए 15। तो यही लिमिटिंग रिएजेंट है, ये 0 हो जाएगा, इसका 5 बच जाएगा और इसके जो कितने बनेंगे 15। तो फाइनल सॉल्यूशन अगेन देखो बफर बन रहा है, और इस बार जो है बफर मैक्सिमम एफिशिएंसी का नहीं है ना, या मैक्सिमम कैपेसिटी का नहीं है। आप देखो जरा कि यहां पर जो है बेस्ट बफर की कंडीशन नहीं बनेगी C6H5COOH और लास्ट में जो है वो C6H5COOK। भैया जी ये दो चीजें जो है वो सॉल्यूशन में बच रही है, और इनके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने कितने, इसके 5 है इसके 15 है, तो ये एसिडिक बफर बन गया मेरे भाई। तो पीएच अब मैं कैलकुलेट करूंगा तो पीएच इक्वल टू क्या आया, pKa प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट का कितना है 15 और ये कितना है 5, तो ये आ गया log 3। तो pKa की वैल्यू 4.2 और log 3 आ गया 0.47, तो आंसर विल बी 4.67। दिस इज द pH ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 200 ml of 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड एंड 150 ml of 0.1 मोलर KOH आर मिक्स्ड। ठीक है, तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में इसी कंसेप्ट में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और बफर दोनों थे। अब यहीं पर जो बफर भी बन रहा है, एक तो बन रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी का बफर, कहने का मतलब बेस्ट बफर, और दूसरा बन रहा है अपने पास नॉर्मल बफर। ठीक है, तो ये है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एक दो क्वेश्चन और करता है। एक देखो यहां पर बात आई है बेस्ट बफर की, तो कई बार आपको डायरेक्टली पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा बेस्ट बफर की तरह काम करेगा, है ना। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन हम इस पर देखते हैं, इस पर कर लेते हैं बेस्ट बफर पर। देखिएगा कि जैसे क्वेश्चन ऐसा है, आपको बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ठीक है, विल एक्ट्स एज बेस्ट बफर। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए। जैसे पहला है 0.2 मोलर 100 ml HCOOK और साथ में आपको दे दिया 0.1 मोलर 200 ml KOH, है ना। दूसरा ऐसा है 0.1 मोलर 100 ml CH3COOH, दिस इज HCOOH। ठीक है, और फिर इसके साथ में आपको दे दिया 0.2 मोलर 100 ml NaOH। ठीक, तीसरा ऑप्शन आपको ये दे दिया 0.1 मोलर 100 ml C6H5COOH और 0.1 मोलर 50 ml KOH। ठीक है, फिर एक ऑप्शन आपको ये दे दिया 0.2 मोलर 100 ml CH3COO माइनस और साथ में आपको ये दे दिया 0.1 मोलर, ठीक है, और 100 ml HCl। एक और ऑप्शन हम ले लेते हैं, एक आपको दे दिया 0.4 मोलर 100 ml HCOOH और साथ में आपको दे दिया 0.3 मोलर 100 ml KOH। ठीक है, ये 5 ऑप्शन है। आपको पांचों में चेक करना है कि कहां पर बेस्ट बफर बनेगा। पहले तो जो है ये चेक करो कि बफर कहां बनेगा, और अगर बफर बन रहा है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि वो बफर बेस्ट बफर की कंडीशन है या नहीं है। बेस्ट बफर का मतलब ये हो गया हमारे पास कि वहां पर जो है वो क्या होना चाहिए कि जो भी एसिड और सॉल्ट है उनकी कंसंट्रेशन का रेशियो कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं, पहले तो बफर चेक करते हैं कि बफर कहां बनेगा। मिलीग्राम इक्विवेलेंट इसके कितने 20 और इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट भी कितने 20। देखो कि मैंने आपको कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो वहां पर जो है वो बफर बनेगा। यहां पर तो दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर पीएच कैलकुलेट करनी होगी, मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट करूंगा। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से पीएच कैलकुलेट करोगे, क्लियर है बात।
सेकंड केस में आते हैं, यहां पर देखो, यहां पर इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने 10 और इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने 20। यहां पर भी बफर नहीं बनेगा, यहां तो वीक कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, यहां बफर नहीं बनेगा। फर्स्ट में बफर बन ही नहीं रहा है, सेकंड में बफर बन ही नहीं रहा है, तो बेस्ट की तो बात ही नहीं होगी। यहां चेक करते हैं भैया जी, यहां इसके कितने हैं 10, ठीक है, और यहां इसके कितने हैं 5। अब देखो कि बफर तो बनेगा, चेक करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी का बनेगा या नहीं बनेगा, यानी बेस्ट बफर बनेगा या नहीं बनेगा। रिएक्शन करवाएंगे C6H5COOH और साथ में KOH, रिएक्शन जब होगी तो C6H5COOK और साथ में क्या बनेगा H2O, ठीक है। इसका कितना है 10, इसके 5, इसके 5 के 5 पूरे खत्म, इसके 5 बचेंगे और इसके 5 बन गए। देखो जी फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास ये तो वीक एसिड हो गया और ये इसका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, और दोनों की कंसंट्रेशन फाइनल सॉल्यूशन में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो भैया मुझे बताओ बेस्ट बफर है या नहीं है? बिल्कुल भैया ये बेस्ट बफर है। तो यहां से कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं, देखो जरा, कि अगर स्ट्रॉन्ग की ग्राम इक्विवेलेंट वीक से जस्ट आधे हैं, वीक से आधे हैं, तो वहां पर बेस्ट बफर की कंडीशन बनेगी। ये मैं लिख देता हूं कि इफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट, या ग्राम इक्विवेलेंट भी हो सकता है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट is just half of weak component, then best buffer will forms। तो भैया इस केस में बेस्ट बफर जो है वो बनेगा। क्लियर है बात? तो ये यहां पर बेस्ट बफर बनेगा। यहां चेक करते हैं भैया, ये एक अलग केस मैंने आपको बताया था कि यहां पर भी बफर बन सकता है। यहां चेक करो, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 20 और इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 10। भैया जी बफर तो बनेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट है। और देखो कि इसके जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के लिमिटिंग रिएजेंट वीक से जस्ट हाफ है, तो यहां पर भी बेस्ट बफर बनेगा। इसको भी मैं जो है वो पूरा लिख के बता देता हूं। देखो जरा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना ही है, बहुत जरूरी पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग वाले के मिलीग्राम इक्विवेलेंट वीक से जस्ट हाफ हो, ये लिखा है ना, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट जस्ट हाफ ऑफ वीक कंपोनेंट, ठीक है। देखो जरा रिएक्शन करवाते हैं CH3COO माइनस और साथ में HCl। ध्यान से देखो, ये बेस है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है और HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा CH3COOH और साथ में बनेगा Cl माइनस। क्या यही रिएक्शन होगी? बिल्कुल मेरे भाई यही रिएक्शन होगी। और CH3C, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट 20, इसके कितने 10, ये पूरा खत्म, लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके 10 बच गए और इसके 10 बन गए। देखो फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास 10 इसके आ रहे हैं, 10 इसके आ रहे हैं, दोनों के 10-10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। बिल्कुल भैया जी ये बफर है और मैक्सिमम एफिशिएंसी बेस्ट बफर है, ठीक है। तो यहां पर भी बेस्ट बफर बन रहा है। यहां चेक करते हैं, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट 40 और इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट 30। भैया यहां पर बफर तो बनेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट, बफर तो बनेगा, लेकिन ये जो बफर है ना, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का नहीं बनेगा, ये बेस्ट बफर नहीं है, नॉर्मल बफर की तरह बिहेव करेगा जैसे और एसिडिक बफर बिहेव करते हैं, ठीक वैसे। क्योंकि बेस्ट बफर के लिए इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के वीक वाले से जस्ट कैसे होने चाहिए थे, आधे होने चाहिए थे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि कौन सा वाला बेस्ट बफर होगा, कौन सा बेस्ट बफर नहीं होगा, ठीक। फिर देखो कि हम यहां पर एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, फिर इसको हम खत्म करेंगे। इसको मिटा रहा हूं। देखो जी कि बफर पर एक क्वेश्चन और करते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, देखो इस पर हम इतने ज्यादा क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे क्वेश्चन यहां पर बनेंगे ना, जैसे क्वेश्चन हमारे पास एसिडिक बफर में बन रहे हैं, ठीक वैसे ही क्वेश्चन जो है वो बनेंगे कहां, बेसिक बफर में। दोनों में एक ही तरीके के ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, दोनों में सेम तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। देखो एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप ये मान के चलो कि जो है वो नीट में ऐसे क्वेश्चन रेयरली ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना कि कंसेप्ट एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हम ये कभी डिसाइड नहीं करेंगे कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। कि यार कई बार जो है वो, जैसे अक्सर कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कि उनको लगता है कि ये टॉपिक तो जो है वो नीट में नहीं आ सकता। क्यों भाई, ये टॉपिक नीट में नहीं आ सकता है, तुम्हें पता है, तुम अंतर्यामी हो गया जो नहीं आ सकता है? क्या किसी को नहीं पता है? वो तो जो एग्जामिनर है, जो टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, खाली पेपर उसको मालूम है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा।
लेकिन जो चीज एनसीईआरटी में दे रखी है उससे तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है ना। तो ये चीज कभी डिसाइड मत करना कि ये चीज आएगी नीट में या नहीं आएगी। हाँ, एनसीईआरटी से बाहर जो है वो रेयरली कुछ पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में जो चीज है वो आएगी आएगी, ठीक है, आप ये मान के चलो, इसलिए हम स्किप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एनसीईआरटी के बाहर का हमें कुछ देखना नहीं है, एनसीईआरटी हमें 100% फॉलो करनी है। आप ये चीज कभी डिसाइड मत करना कि भाई ये टॉपिक जो है नीट में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। हमेशा जब भी चीज पढ़ो ना, आप चाहे रिपीटर हो चाहे फ्रेशर हो, मैं विशेषकर नीट के बच्चों से बात कर रहा हूं, चाहे आप रिपीटर हो चाहे आप फ्रेशर हो, अपने आप को जो खाली करके, ये घड़ा, दिमाग का घड़ा जो है वो खाली करके पढ़ोगे ना, तो ही जो है वो गेन कर पाओगे। अगर ऑलरेडी इसमें बहुत सारा कुछ भरा पड़ा है, कुछ कचरा भरा पड़ा है, ऑलरेडी भरा हुआ है ना, तो इसको जो है और ज्यादा इसमें नॉलेज नहीं आ सकता, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे एक एग्जांपल के लिए आप जो है, मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई नीट में जो फर्स्ट रैंक आती है या नीट के जो टॉपर्स होते हैं ना, आप देखो ज्यादातर जो 12वीं के बच्चे टॉप करते हैं, ठीक है। तो 12वीं के साथ जो है वो ज्यादातर टॉप रैंक जो है 12वीं के साथ आती है। क्यों भाई 12वीं के बाद रिपीटर्स की क्यों नहीं आती है टॉप रैंक? क्योंकि रिपीटर बच्चा जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा उस्ताद समझने लगता है कि घाट घाट का पानी पिया है, कभी इस कोचिंग में, कभी उस कोचिंग में, कभी इधर कभी उधर, कभी इस टीचर से पढ़ा है, कभी उस टीचर से पढ़ा है, ठीक है। ये अच्छी बात है, आपने अलग अलग जगह से नॉलेज लिया है, लेकिन कई बार वो जो नॉलेज है ना वो उसी पर भारी पड़ जाता है, ठीक है। वो एक सिंड्रोम होता है ना जिसमें शरीर जो है वो अपना ही खुद का ही नुकसान करने लगता है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखना कि आप अगर रिपीटर भी है ना, तो आपको बिल्कुल फ्रेशर की तरह ही पढ़ना है। 12वीं के बच्चे के पास इतना नॉलेज नहीं है, उसको टीचर जैसा बोलता है वो वैसा कर लेता है, और टीचर जैसा बोलता है वैसा कर लेता है, ठीक ठाक मेहनत कर लेता है, तो भैया उसकी अच्छी रैंक भी आती है, सिलेक्शन भी लेके जाता है। हाँ, नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है वो हमेशा रिपीटर बच्चों के ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेहनत करता है बच्चा। रिपीटर बच्चा जो खूब मेहनती होता है, क्योंकि उसको पता है कि 2 साल ठोकर खा लिए, तीसरी साल वापस से ठोकर खा लेंगे, तो अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार के ताने उसको मिलेंगे, ठीक है। तो आप जो है वो अपने आप को फ्रेशर मान के एकदम जीरो से शुरू करके बाद में ही पढ़ा करो, ठीक है। अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मत माना करो, है ना, कि टीचर जो है वो तुम्हें पढ़ा रहा है, उस टीचर पर विश्वास करना सीखो। जब तक तुम टीचर पर विश्वास नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ध्यान रखना कि सामने जो खड़ा है, जो टीचर है तुम्हारा, उस पर बिलीव करना सीखो, चाहे वो कैसा भी हो, उस पर बिलीव करो, विश्वास करो उस पर। बड़ी चीज है विश्वास, एक बार करके तो देखो यार, बहुत कुछ सीख के जाओगे, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन हम यहां पर लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसा है, 2 buffer solutions, 2 buffer solutions of pH4 and pH6 are prepared by weak acid HA and its salt NaA, ठीक है। If concentration of HA is 0.5 molar in both buffer solutions, ठीक है, then calculate the pH of resulting solution when 1 liter of each buffer solution is mixed, ठीक है। और आपको ये चीज गिवन है, Ka of HA is 10⁻⁵, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो जरा इसको हम सॉल्व करते हैं कि 2 बफर सॉल्यूशन हमारे पास अलग अलग, और दोनों को मिक्स कर दिया। अब सोचो जरा कि कंडीशन ऐसी है, एक तो है मान लो बफर सॉल्यूशन A, दिस इज A, दूसरा है बफर सॉल्यूशन B, ठीक है। अब इसके लिए pH की वैल्यू दे दी, कितनी है 4, एंड यहां पर pH की वैल्यू है कितनी 6, ओके, ठीक है। दोनों pH दे दिया।
अब भाई इसमें जो बफर है ना, यहां पर बफर में दो चीजें हैं, हमारे पास HA भी है ना। ये बफर सॉल्यूशन किस किस का है, HA और साथ में NaA, ये भी सेम टू सेम HA और साथ में है NaA सॉरी। तो ये हमारे पास जो इन दोनों से मिलकर हमने एक बफर सॉल्यूशन बना रखे हैं, दो अलग अलग बफर सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स कर दिया, इसका भी 1 लीटर इसका भी 1 लीटर। तो आपको फाइनल सॉल्यूशन की पीएच पूछिए, हमें पता है जब मिक्स करोगे तो भी बफर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि भैया HAA और NaA ये दोनों जो है वो सॉल्यूशन में होंगे और ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन में आएंगे, नेट सॉल्यूशन में भी दोनों वीक एसिड और इसका सॉल्ट, तो भैया वहां पर भी वो बफर बनेगा। तो देखो दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो एक काम करते हैं, यहां पर भी हमारे पास HA है, यहां पर भी हमारे पास NaA है। मैं अगर ये करूं कि इन दोनों की कंसंट्रेशन निकाल लूं, फाइनल सॉल्यूशन में HA कितना होगा और फाइनल सॉल्यूशन में NaA कितना होगा, अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन निकाल लें तो पीएच तो हम बता ही देंगे, फाइनल सॉल्यूशन की पीएच इक्वल टू क्या आएगा, pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ NaA सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA, है ना। दिस इज NaA फाइनल एंड दिस इज HA फाइनल। pKa की वैल्यू Ka दर का 5, तो pKa कितना हो जाएगा, pK हो जाएगा 5, है ना। Ka इज 10 टू द पावर -5, तो pKa विल बी 5। चलो ठीक है, तो हमारा मोटिव ये है कि फाइनल सॉल्यूशन में हमें HA और NaA बताना है। स्टार्ट करते हैं, देखो 4 सॉल्यूशन A, जो A है इसके लिए तो A जो है इसमें हमारे पास pH की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, और A बफर सॉल्यूशन है, pH इक्वल टू pKa, pKa की वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, यही होगा। एसिड तो दोनों में कितना है 0.5, एक काम करते हैं दोनों में सॉल्ट निकाल लेते हैं हम कितना है, तो यहां से जो है वो ये आएगा -1 और लॉग हटाऊंगा तो सॉल्ट अपॉन एसिड ये आ गया 10 टू द पावर कितना -1, ठीक है। और एसिड दे रखा है कितना 0.5, तो एसिड 0.5 है, तो हमारे पास यहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन आ गई 10 टू द पावर या 0.05, ठीक है। ये हमारे पास किसमें A सॉल्यूशन में, जो A है ना उसमें सॉल्ट आ गया, एसिड तो 0.5 है, ठीक है। 4 सॉल्यूशन B, अब B में देखो जरा कि यहां पर pH कितनी होगी, pH 6 इक्वल टू pKa 5 लॉग अगेन वही सॉल्ट अपॉन एसिड, तो यहां से इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ गया 1 और लॉग हटाओगे तो 10 टू द पावर 1, तो सॉल्ट अपॉन एसिड ये हमारे पास आ गया कितना 10, ठीक है। तो यहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन आ गई कितनी, ये 0.5 है, तो ये आ जाएगा कितना 5 मोलर, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन में तो सॉल्ट है 0.05, एक सॉल्यूशन में सॉल्ट है कितना 5, और दोनों सॉल्यूशन में यहां पर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ A या दिस इज एसिड, A का मतलब एसिड है, तो एसिड कौन है HA की कंसंट्रेशन दोनों में 0.5, यहां पर भी अपने पास HA की कंसंट्रेशन कितनी है, दोनों में है 0.5, ठीक है। अब देखो दोनों को मिला दिया और दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिला दिया, तो इक्वल वॉल्यूम मिलाऊंगा तो भैया जी आपको सबसे पहले NaA फाइनल ये बताना है, तो ये निकालने का तरीका याद करो, दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो फाइनल मोलरिटी हम कैसे निकालते हैं, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 से, तो ये हो गया M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, है ना। तो हमारे पास NaA फाइनल ये कितना आ जाएगा, तो एक में तो इसकी कंसंट्रेशन है 0.05, वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कितना है 1 लीटर, प्लस दूसरे में इसकी कंसंट्रेशन है कितनी 5, वॉल्यूम इसका भी 1 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम हो गया कितना 2, तो ये आ गया 5.05 डिवाइड बाय 2, ये तो आ गई NaA फाइनल, यानी कि जो भी अपने पास सोडियम सॉल्ट है उसकी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी 5.05 डिवाइड बाय 2। फिर ऐसे ही HA फाइनल, तो HA फाइनल वही M1V1 कितना 1, M2V2 कितना 1 डिवाइड बाय टोटल 2, ऐसा ही होगा। तो ये हमारे पास आ गया कितना 1/2, चेक कर लो जरा इतना ही आएगा क्या, यही होगा। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 1/2, ठीक है। अब वैल्यूज रखते हैं, तो फाइनल सॉल्यूशन में pH इक्वल टू pKa इज 5 प्लस लॉग ऊपर तो सॉल्ट, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन तो है 5.05 डिवाइड बाय 2 और ये हो गया 1/2, कैंसिल हुआ। लॉग 5.05 अप्रोक्सीमेटली हम कितना ले सकते हैं इसको, लॉग 5 की वैल्यू 0.7, तो 0.71 के आसपास आप ले लो, तो pH की वैल्यू नियरली आ जाएगी 5.71 के आसपास। दिस इज द फाइनल pH ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरी बातें शायद जो है वो आपके समझ में आ गई होगी।
तो ये था भैया अपने पास। देखो जैसे क्वेश्चन जो है वो यहां से बनेंगे ना, जैसे क्वेश्चन अपने पास एसिडिक बफर से बनेंगे, ठीक वैसे ही क्वेश्चन जो है वो बेसिक बफर से बनेंगे। तो अगली क्लास में हम पहले बेसिक बफर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी, है ना, तो वो डिस्कस करेंगे। और भैया या तो पहले बफर कैपेसिटी पढ़ लेंगे, बाद में बेसिक बफर पढ़ लेंगे, क्योंकि है तो चीजें एक जैसी ही, ठीक है, सारी चीजें एक जैसी ही है। और इसको बफर को हम खत्म करके फिर जो है वो हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो भैया ये था, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो वो नीचे टेलीग्राम चैनल पर मेरे को सेंड करे, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपका जवाब देने की, है ना। यहां से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।